नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर बड़ा आरोप लग गया है भाजपा के बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का सिंधिया पर बड़ा आरोप, भाजपा में आने के लिए दिया था 50 करोड़ का ऑफर। जी हां दोस्तों, 50 करोड़ में विधायक खरीद रहे हैं सिंधिया, ऐसा उन पर आरोप है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव आयोग से नाराज कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। सीएम शिवराज समेत 9 भाजपा नेता के प्रचार पर रोक लगाने की उठाई मांग। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस का बिहार चुनाव में बड़ा आरोप, हार को भांपते हुए भाजपा पाकिस्तान का सहारा ले रही है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार और मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता के मुद्दों को छोड़कर भाजपा इधर उधर की बातें कर रही है और जनता को बरगलाने की कोशिश कर रही है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में हमें बताइए कि क्या वाकई भाजपा पाकिस्तान का सहारा ले रही है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जा रहे हैं दोस्तों, अंत तक खबर में बने रहिएगा। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार का सिंधिया पर बड़ा आरोप, बीजेपी में आने के लिए दिया था 50 करोड़ का ऑफर। जी हां दोस्तों, विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की कमलनाथ सरकार में वन मंत्री रहे विधायक उमंग सिंघार ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें भी 50 करोड़ का ऑफर दिया था। सिंघार ने कहा कि यह तब की बात है जब प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और विधायकों को सिंधिया जी ने चार्टर्ड प्लेन से बेंगलुरु भेजा था। उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुझसे स्पष्ट कहा कि उमंग, मेरी भाजपा से बात हो गई है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, आप आ जाइए, 50 करोड़ की व्यवस्था करवा देंगे और मंत्री पद आपको दे देंगे। लेकिन मैंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था और कहा था कि महाराज, मैं सिद्धांतों की लड़ाई लड़ता रहा हूं, जमुना देवी जी के परिवार से हूं, आपके रास्ते अलग हैं और मेरे अलग, मैं अपने सिद्धांत नहीं छोड़ सकता। बता दें कि पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की खुली चुनौती के बाद शनिवार को यह बड़ा खुलासा किया। उमंग सिंघार ने अपने धार स्थित निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर यह खुलासा करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया से 50 करोड़ और मंत्री पद का ऑफर मिलने की बात कही। उमंग सिंघार ने कहा कि वीडी शर्मा कह रहे हैं कि भाजपा इस तरह के कृत्य नहीं करती है, लेकिन मैं कहता हूं कि जितने विधायक गए, यह स्पष्ट है कि बिना पैसे के नहीं गए, बिना मंत्री पद के नहीं गए। सिंघार ने हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए राहुल लोधी का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अभी लोधी गया है तो उसको भी अपने प्रलोभन दिया है। उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को अपनी हार तय लग रही है, इसलिए अभी से प्लान बी में जुट गए हैं। सरकार जाती देख अब बीजेपी की हवा बदल गई है, इसलिए बी प्लान के अंतर्गत विधायक खरीदने का काम शुरू किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग से नाराज कांग्रेस ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सीएम शिवराज समेत 9 भाजपा नेता के प्रचार पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीनने पर कांग्रेस चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने ई फाइलिंग के जरिए याचिका दायर की है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई अलोकतांत्रिक है। आयोग ने बिना नोटिस दिए कमलनाथ को स्टार प्रचारक की सूची से अलग कर दिया। अब हमारी लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। ई फाइलिंग के जरिए याचिका दायर की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 2 दिन के लिए बंद है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में सुनवाई होती है कि नहीं। वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत भाजपा के 9 प्रमुख प्रचारकों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए पार्टी ने कहा है कि भाजपा के यह नेता खुलेआम आचार संहिता को उल्लंघन कर रहे हैं। इसमें शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री इमरती देवी, कमल पटेल, बिसाहूलाल सिंह, गिरिराज दंडोतिया, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी का नाम शामिल है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, कांग्रेस का आरोप, हार को भांपते हुए बीजेपी पाकिस्तान का सहारा ले रही। जी हां दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2020, कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि वह बिहार चुनाव में प्रतिकूल परिणाम की आशंका से अब चुनाव प्रचार में पाकिस्तान का सहारा ले रही है। पार्टी के बिहार चुनाव के प्रभारी और प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि बिहार की जनता द्वारा सिरे से खारिज किए जाने की खीज और बौखलाहट से छटपटाया भाजपा नेतृत्व हार नहीं पचा पा रहा। भ्रम जाल फैलाने के लिए भाजपा ने
3 ठगबंधन किए भाजपा जेडीयू, भाजपा लोजपा तथा भाजपा ओवैसी। इसके बावजूद चुनाव के पहले चरण में करारी हार माथे पर लिखी देख अब प्रधानमंत्री, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सारे भाजपाई अपना राजनीतिक संतुलन भी खो बैठे हैं तथा भाषा की मर्यादा भी। सुरजेवाला के अनुसार हर बार जब भाजपा को हार नजर आती है तो वो पाकिस्तान की शरण में चली जाती है। भाजपा और मोदी जी के पास नीतीश सरकार के भ्रष्टाचार का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में भयंकर बेरोजगारी का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार के किसान को फसल के दाम ना देने का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को आईसीयू में पहुंचाने का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार को शिक्षा के अंधेरे में धकेलने का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार में उद्योग और धंधे ठप कर देने का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास बिहार को वैधाली की कगार पर ला खड़ा करने का जवाब नहीं, भाजपा और मोदी जी के पास मुंगेर के नरसंहार का जवाब नहीं। इसीलिए इन सारे सवालों का जवाब भाजपा और मोदी जी पाकिस्तान की शरण में ढूंढते हैं। पहला, 73 सालों में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उधमपुर व गुरदासपुर उग्रवादी हमले के बावजूद बिन बुलाए मेहमान के तौर पर 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान केक काटने और दावत उड़ाने गए तथा अपने पद का अपमान करवाया। दूसरा, 73 वर्षों में नरेंद्र मोदी अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वायुसेना के पठानकोट एयरबेस पर हुए उग्रवादी हमले की जांच के लिए उग्रवाद के पोषण के लिए बदनाम पाकिस्तान की आईएसआई को भारत बुलाया और आईएसआई ने वापस जा भारत पर ही इल्जाम लगाया। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो हजारों हिंदुस्तानियों के कातिल तथा पुलवामा हमले के मुख्य आरोपी आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को हमारी जेल से रिहा कर अफगानिस्तान पाकिस्तान छोड़कर आई थी। चौथा, नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे कुख्यात आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की पत्नी साल 2016 में हवाई जहाज से मुंबई आई और वापस चली गई, पर मोदी सरकार ने गिरफ्तारी तो दूर एक शब्द नहीं कहा। और पांचवा, भाजपा के मध्य प्रदेश के आईटी सेल का पदाधिकारी ध्रुव सक्सेना पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भारतीय सेना की जासूसी करते पकड़ा गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किस बात की माफी मांगे? पुलवामा हमले को लेकर बीजेपी के वार पर शशि थरूर का पलटवार। जी हां दोस्तों, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी लेने वाले पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी के बयान के बाद भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान के मंत्री का बयान आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधते हुए देश से माफी मांगने की मांग की। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि साजिश की कहानियां बुनने और हमले को लेकर दिए गए बयानों पर कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने अब इसे लेकर बीजेपी से सवाल पूछा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को अपने ट्वीट में लिखा, मैं अब तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर कांग्रेस को किस बात की माफी मांगनी चाहिए। क्या हम हमारे जवानों को सुरक्षित रखने की सरकार से उम्मीद करने के लिए माफी मांगे, या फिर इस राष्ट्रीय त्रासदी का राजनीतिकरण करने बजाय इसे लेकर चिंता जताने के लिए माफी मांगे, या फिर हमारे शहीदों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट में कहा था कि पाकिस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले में अपना हाथ होने की बात मान ली है। अब कांग्रेस और अन्य लोगों को जिन्होंने साजिश की कहानियां बुनी थी अपने बयानों को लेकर देश से क्षमा मांगनी चाहिए। बता दें कि पुलवामा हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी ने गुरुवार को कहा था, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा। हालांकि बाद में एनडीटीवी को दिए बयान में चौधरी ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। पाकिस्तान कभी आतंकवाद की इजाजत नहीं देता, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश की नल जल योजना के ठेकेदारों पर रेड, आरजेडी बोले ये बीजेपी का गेम है। जी हां दोस्तों, बिहार में नल जल योजना के तहत काम कर रहे ठेकेदारों के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से चुनावी राजनीति तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान लगातार बिहार में नल जल योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। इस छापेमारी से चिराग पासवान के आरोपों को बल मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जेडीयू का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं बल्कि टैक्स चोरी का मामला है और यह स्वागत योग्य है। उधर आरजेडी का कहना है कि ये सब बीजेपी का गेम है ताकि नीतीश कुमार बेनकाब हो सके। आयकर विभाग ने बिहार में नल जल योजना का काम कर रहे 2 बड़े ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे मारकर 2.28 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि स्वच्छ एवं पारदर्शी चुनाव कराने के लिए कई इन्फोर्समेंट एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। इसके तहत करीब 1 दर्जन ठेकेदारों के यहां छापेमारी की गई। इनमें से 2 नल जल योजना से जुड़े हैं। चिराग पासवान लगातार नल जल योजना में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव इसको लेकर लगातार हमलावर हैं। इस छापेमारी से उनके आरोपों को बल मिला। हालांकि जेडीयू का कहना है कि यह भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि ठेकेदार के टैक्स चोरी का मामला है। पार्टी के प्रवक्ता राजीव रंजन का कहना है कि आयकर की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है। सबसे बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार के सवाल पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 15 साल से काम हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस ने किया बड़ा चुनावी दावा, सीएम नीतीश की उड़ सकती है नींद। जी हां दोस्तों, बिहार का चुनावी समर अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। इसी क्रम में हर पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन को खुश करने में लगी हैं ताकि सीटों में बढ़ोतरी की जा सके। इसी में महागठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने एक ऐसा चुनावी पासा फेंका है जिससे जेडीयू और नीतीश कुमार की नींद उड़ सकती है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव ने कहा है कि यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला सुरक्षा उनके विकास को मुद्दा जरूर बनाया, पर उनके लिए किया कुछ भी नहीं। यह स्थिति तब है जबकि बिहार में अकेले 3.4 करोड़ महिला मतदाता है। सुष्मिता देव शनिवार को पटना में प्रेस से बात कर रही थी। सुष्मिता ने कहा कि नीतीश सरकार और प्रधानमंत्री जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, उन्होंने महिलाओं बच्चियों के लिए कुछ नहीं किया। बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और कुपोषण के मामले में महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है। स्कूलों में महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है, जिस वजह से स्कूलों में बच्चियों का ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। बिहार में मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान फेल हो चुका है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार पहले अपनी सभाओं में जीविका दीदी की बात करते थे, पर अब जीविका दीदी नीतीश कुमार का विरोध कर रही हैं। उन्हें ना तो समय पर मानदेय मिलता है, ना ही दूसरी कोई सुविधाएं। नीतीश कुमार जीविका दीदियों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने जेडीयू प्रत्याशी मंजू वर्मा का नाम लेकर जेडीयू को आरोप के कटघरे में खड़ा किया। एक प्रश्न पर बोली कि यदि किसी भी दल ने ऐसा किया है तो इसका फैसला जनता करेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का तीखा तंज, अब क्या महंगाई बीजेपी के भौजाई लागेली। जी हां दोस्तों, बिहार में 3 नवंबर को दूसरे चरण के मतदान से पहले राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार तेज होता जा रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। समस्तीपुर में एक रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि आज महंगाई चरम पर है, प्याज का दाम शतक लगा रहा है। तेजस्वी ने महंगाई डायन खाए जात है गाने का सहारा लेकर बीजेपी पर तंज कसा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, तेजस्वी ने एक दिन में 19 जनसभाएं करके लालू यादव का रिकॉर्ड तोड़ा। जी हां दोस्तों, बिहार में चुनावी सभाओं का दौर जारी है। शनिवार को विपक्ष के नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने एक दिन में 19 सभाएं करके अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव को 16 सभाओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिहार में रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी 4 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने आज 17वीं सभा को अपने निर्वाचन क्षेत्र राघोपुर में संबोधित किया। यहां तक वे हेलीकॉप्टर से आए थे। इसके बाद 2 चुनावी सभाओं को उन्होंने सड़क मार्ग से पहुंचकर संबोधित किया। राघोपुर की सभा में तेजस्वी ने कहा कि वे चुनाव प्रचार में अकेले एनडीए के 30 हेलीकॉप्टरों का मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने माना कि उनके पिता लालू यादव के न्यायिक हिरासत में रहने के कारण प्रचार का सारा भार उनके कंधों पर है, इसलिए उन्हें 15 से अधिक सभाएं करनी पड़ रही हैं। बिहार के इस बार के चुनावों में जहां नीतीश कुमार 4 से 6 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, वहीं भाजपा की तरफ से कम 1 दर्जन नेता अलग अलग 2 से 3 सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक 6 सभाओं को 2 दिन के अलग अलग दौरों में संबोधित किया। रविवार को वे 4 और सभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी रविवार को पहली चुनावी रैली छपरा और आखिरी सभा बगहा में होगी। वहीं तेजस्वी अब आखिरी के 5 दिन हर जगह 15 सभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार और बुधवार को 4 से 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आपस में भिड़े जेडीयू और कांग्रेस कार्यकर्ता, मारपीट के दौरान फाड़े बैनर पोस्टर। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए जोरों शोरों से प्रचार का दौर चल रहा है। आए दिन खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने के चक्कर में कार्यकर्ताओं के बीच झड़प होने की खबर सामने आती रहती है। ताजा मामला वाल्मीकि नगर का है, जहां जेडीयू और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और खूब रोड़ेबाजी हुई। दरअसल कांग्रेस प्रत्याशी राजेश सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू प्रत्याशी के आवास के सामने से गुजर रहे थे, तभी जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक दिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में काफी बहस होनी शुरू हो गई। दोनों प्रत्याशियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और देखते देखते बात मारपीट तक जा पहुंची। झड़प में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के बैनर पोस्टर फाड़ दिए। यहां पूरा तमाशा प्रशासन के सामने होता रहा, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। काफी देर बाद मामले को शांत कराया गया। इस मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जेडीयू प्रत्याशी पर प्रशासन से मिलीभगत का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से न्याय की गुहार लगाई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव का अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे बेटे तेजस्वी, बिहार चुनाव में दिख रहा अलग अंदाज। जी हां दोस्तों,
बिहार विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए तेजस्वी यादव ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। एक दिन में तेजस्वी अच्छी खासी रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में अच्छी खासी संख्या में तेजस्वी के समर्थक भी जुट रहे हैं। तेजस्वी यादव धीरे धीरे ही सही लेकिन पार्टी में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव का ही एक अनोखा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की धुआंधार रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। लालू यादव का एक दिन में 16 रैलियों को करने का रिकॉर्ड है, लेकिन तेजस्वी यादव आज 17 रैली कर रहे हैं। वो लगातार नीतीश कुमार और एनडीए पर भी हमलावर हैं। कभी वो आक्रामक तो शांत तरीके से अपनी बात कहते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में लोकसभा चुनाव के मुकाबले बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले अपनी फिटनेस पर भी काफी ध्यान दिया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के मुकाबले तेजस्वी एक दिन 3 गुना अधिक रैली कर रहे हैं। एक दिन में तेजस्वी 15-15 रैलियां कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में लालू यादव का विकल्प कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन आरजेडी में तेजस्वी ने जरूर लालू को रिप्लेस कर दिया है। पार्टी के बड़े फैसले अभी भी आरजेडी सुप्रीमो लेते हैं, लेकिन पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में तेजस्वी ने अपनी जगह स्थापित कर ली है। कार्यकर्ताओं से लेकर आरजेडी के सीनियर नेता और विरोधियों ने भी अब तेजस्वी को पार्टी का कर्ता धर्ता मान लिया है। तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में पार्टी की कमान अकेले संभाल रखी है। हमेशा उनके साथ राबड़ी देवी, बहन मीसा भारती या बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी चुनाव प्रचार करते नजर आते थे, लेकिन इस बार रणनीति बदलते हुए तेजस्वी अकेले पूरे बिहार में प्रचार कर रहे हैं। तेज प्रताप ने भी खुद को हसनपुर तक की सीमित रखा है और राबड़ी देवी या मीसा भारती प्रचार अभियान में शामिल नहीं है। यहां तक कि पोस्टर में भी तेजस्वी ही हर जगह छाए हुए हैं। आरजेडी और पब्लिक ने भी तेजस्वी को अब पार्टी का मुख्य चेहरा मान लिया है। तेजस्वी की रैलियों में काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। हालांकि रैली में आने वाली भीड़ वोट में कितना तब्दील हो पाती है ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर साफ हो गया है कि तेजस्वी ने न सिर्फ अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं, बल्कि अपनी जगह बनाने में भी कामयाब हुए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राउत का बड़ा बयान, कहा तेजस्वी यादव सीएम बने तो नहीं होगा आश्चर्य, चुनाव आयोग को बताया भाजपा की शाखा। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर चुनाव अभियान अपने जोरों पर है। इसी बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा यदि राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर निशाना साधा और इसे भाजपा की एक शाखा बताया। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बिना किसी सहारे के एक युवक जिसके परिवार के सदस्य जेल में है और सीबीआई और आईटी विभाग उसके पीछे है, बिहार जैसे राज्य में सभी को चुनौती दे रहा है। अगर तेजस्वी यादव कल बिहार के सीएम बन गए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। राउत ने कहा, मैं उस लड़के तेजस्वी यादव को बहुत साल से फॉलो कर रहा हूं। बहुत लोग मानते थे कि इस चुनाव में वो कमजोर कड़ी है, वो एक बहुत मजबूत कड़ी उभर कर सामने आया है और राज्यों में बड़े नेताओं को जो लड़के राजनीति में आए हैं उनसे सबसे ऊपर तेजस्वी है। चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में भाजपा के कोरोना वैक्सीन के वादे को चुनावी उल्लंघन नहीं मानने वाले चुनाव आयोग के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, भारत का चुनाव आयोग भाजपा की एक शाखा है, इसलिए आप उनसे कुछ और उम्मीद नहीं रख सकते। इससे पहले बिहार चुनाव के बीच मुंगेर में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर शिवसेना ने सरकार पर हमला बोला था। शिवसेना ने इस घटना को हिंदुत्व पर हमला बताया था। शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने मुंगेर गोलीकांड को लेकर कहा था कि अगर ऐसी घटना दूसरे राज्य में होती तो अब तक भाजपा राष्ट्रपति शासन की मांग करने लगती। संजय राउत ने कहा था, मुंगेर गोलीबारी की घटना हिंदुत्व पर हमला है। यदि ऐसी घटना महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या राजस्थान में होती थी तो राज्यपाल और भाजपा नेता राष्ट्रपति शासन की मांग करते थे, तो बिहार के राज्यपाल और भाजपा नेता अब सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी का वीडियो शेयर कर तेजस्वी ने नीतीश पर लगाया 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे चुनावों के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी सरकार 30,000 करोड़ रुपए के 60 से अधिक घोटालों में शामिल है। दावे के प्रमाण के रूप में तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों को सूचीबद्ध करने का एक वीडियो साझा किया। तेजस्वी यादव ने ट्विटर पर कहा, आदरणीय नीतीश कुमार जी, 60 करोड़ से अधिक के घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 को पीएम मोदी ने 5 साल पहले सूचीबद्ध किया था। आप अपने लिए सुन सकते हैं। तेजस्वी द्वारा साझा किए गए वीडियो में पीएम मोदी राज्य सरकार से जुड़े 30 से अधिक घोटालों का आरोप लगा रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज, दवाइयों की खरीद, शराब की बिक्री और भोजन। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि पीएम मोदी कहां और किस सरकार के बारे में बात कर रहे हैं।
आदरणीय नीतीश जी के शासनकाल में अब तक 30,000 करोड़ के 60 बड़े घोटाले हुए हैं। इनमें से 33 तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज से 5 वर्ष पूर्व स्वयं गिना रहे थे। वर्तमान में पीएम मोदी एनडीए के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार की बिहार में चुनावी रैलियों में 2 बार शामिल हुए हैं, जहां 28 अक्टूबर को 3 चरण के चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ था। दूसरा चरण 3 नवंबर को और अंतिम चरण 7 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जबकि 10 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। बुधवार को पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहा था, जो बिहार के लिए अभी तक के उनके अभियान का महागठबंधन पर सबसे बड़ी हमला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नल जल योजना के ठेकेदारों के पास से 2.28 करोड़ कैश बरामद, 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल योजना के कई ठेकेदारों की यहां इनकम टैक्स विभाग की टीम 2 दिन से छापेमारी कर रही थी। इन लोगों के पास से 2.28 करोड़ कैश रुपए बरामद हुआ है। यही नहीं, इन लोगों के पास 75 करोड़ का घोषित आय का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने 4 प्रमुख कॉन्ट्रैक्टर फर्मों के पटना, भागलपुर, हिलसा और कटिहार स्थित ठिकानों पर किए गए सर्वे किया, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है कि इन लोगों 75 करोड़ की घोषित संपत्ति बनाई है। इनकम टैक्स विभाग ने गया कि गिट्टी कारोबारियों के ठिकानों पर भी रेड किया। फर्जी लेबर भुगतान के नाम पर 10 करोड़ की राशि ठेकेदारों ने वापस खुद प्राप्त कर लिया था। कुल लेबर भुगतान के नाम पर 15 करोड़ का फर्जी भुगतान किया गया है। भागलपुर में ठेकेदार भाइयों के पास से इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी रही। इनके यहां से अब तक 82 लाख कैश बरामद हुआ है। ठेकेदार लल्लन कुमार और उसका भाई सुमन कुमार ने कई जगहों पर इस योजना का पैसा जमीन में निवेश किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।